तो नमस्कार। तो मैं क्लास स्टार्ट कर चुकी हूँ। यूजीसी नेट जीआरएफ 2024-25 पेपर फर्स्ट। जो आप लोगों ने कहा था कि मैम यूनिट वाइज पढ़ा दीजिए, तो मैं यूनिट वाइज डेली 1 यूनिट कंप्लीट कराऊंगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको मैं यहाँ पे लेकर आऊँगी। साथ ही जो भी साथी जिन्होंने बोला था पेड क्लास के लिए, स्पेशल क्लास के लिए, तो उनके लिए मैंने शेड्यूल बना लिया है कि मुझे किस तरीके से क्लासेस देनी है। सिर्फ कहने से नहीं होता है साथियों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्पेशल क्लास लगाने के लिए। तो मैं तैयार हूँ क्लास के लिए। आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाइए, आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा। क्लास का जो शेड्यूल होगा वो आपको व्हाट्सएप पे पता चल जाएगा। वहाँ पे आप आएंगे तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। 18 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। और जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। कि मैंने जो अभी एक वीडियो अपलोड किया था उसमें बता दिया था कि देखिए समय का कोई पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए। तो अभी जो टाइम है आपके पास सामने, उसमें जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से मेहनत कर लोगे सफलता उतनी ही निश्चित हो जाएगी। तो क्यों आगे जाना, जब जनवरी में एग्ज़ाम है तो आगे जून के लिए क्यों जाना, अभी कर लेते हैं ना। तो अभी के लिए मेहनत कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पेपर फर्स्ट का पूरा मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगी और सेकंड पेपर के लिए गाइड करूंगी। आपका कोई भी सेकंड पेपर हो अच्छा हो जाएगा। मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगी, वहाँ पे आप 1 महीने में कर लेंगे। बस अपनी क्षमता बना के रखना, क्योंकि मैंने अपनी क्षमता बहुत बना के रखी हुई है भाई। मैंने जो है ना मैं आपको बता दूं कि मैं 10 घंटे भी पढ़ सकती हूँ और 10 घंटे पढ़ा भी सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा आज का काम नहीं है। मैंने ये स्टार्ट कर दिया था सन 2012 से, ठीक है, सन 2012 से, समझे, जब मेरी एज बहुत कम रही होगी तभी से। तो क्योंकि ये जुनून होना चाहिए कि हमें काबिल बनना है, हमें अपने लायक बनना है। हम इंसान हैं तो इंसान बन के रहना है, राइट। तो ये चीज़ है, इसलिए मैंने अपने साथियों के लिए क्लास स्टार्ट की है। जिनको भी कांटेक्ट करना है यहाँ पे नंबर दिया है। आप लड़की है या लड़का है, आप कहीं से भी ग्रामीण क्षेत्र से, आपके कोई बहाने नहीं चलेंगे मेरे आगे, क्योंकि मुझे सब पता है, ठीक है। कहते हैं ना, मेरे आगे किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। आप क्या बताओगे मुझे कि आप गाँव से हैं, आप गरीब घर से हैं, या आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो कुछ बताइए मत। टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा, मेरी भी स्टोरी पड़ी हुई है न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि कल जब आप उभरेंगे तो आप अलग होंगे, ठीक है। अलग लेवल होगा आपका, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करना जानते हैं तभी आना। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जो मेहनत करना जानते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, वही लोग कॉन्टेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे, अन्यथा नहीं, ठीक है। नहीं तो कहो कि मैम ये क्या करा रही हैं, 4-4 घंटे की क्लास करा रही हैं, क्योंकि 4-4 घंटे की क्लास करके ही आप जो है सक्सेस हो पाएंगे। कोई मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैंने खोया बना के रखा है, वो मैं भेज दूंगी आपके लिए, राइट। चलिए स्टार्ट करती हूँ क्लास को। अब बातें नहीं होंगी, अब सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। पहला प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड का और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा? टीचिंग लेवल, शिक्षण के स्तर जो हैं, रट के जाना है, बिल्कुल रट के, ठीक है। शिक्षण और अधिगम, टीचिंग और लर्निंग का मैंने यहाँ पे सिर्फ हिंदी मीडियम के क्वेश्चन लिए हैं, इंग्लिश मीडियम के नहीं है। और बाकी आले यूनिट से जब लेकर आऊँगी तो फिर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के लेकर आऊँगी, ठीक है। शिक्षण और अधिगम, मैं थोड़ा इंग्लिश का जो है यूज करती जाऊँगी कि आपको समझ में आता रहे कि टीचिंग और लर्निंग का समझ स्तर, तथ्यात्मक सूचना, संबंध परकता को समझने, फैक्ट होने चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सामान्यीकरण के लिए, और जीवन में उसके प्रयोग के अभिग्रहण पर आधारित है। कौन सा? जो अवोध है, अवोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग। जो 3 लेवल है ना टीचिंग के, कौन कौन से हैं मैं बता चुकी हूँ पहले क्लासेस में। जो लोग पूछते हैं कि मैम क्लास कब आएगी, शाम टाइम में हमारी क्लास आती है। और हाँ, एवरी क्लास एकदम से परफेक्ट होती है। अगर आपको ध्यान देना है तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला लेवल है आपका स्मृति स्तर, सबसे निम्न स्तर कहा जाता है, जिसमें रटने के लिए कहा जाता है, ठीक है। दूसरा स्तर है अवोध, जिसमें समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए,
तीसरा है विमर्श, जिसमें चर्चा की जाती है। जब आप चीजें रट के आए हैं, समझ के आए हैं, तभी आप चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्या है कथन हमारा, शिक्षण और अधिगम का विमर्शपूर्ण स्तर आलोचनात्मक चिंतन, समस्या निवारण, कौशल और सृजनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है? ठीक है, देखिए यहाँ पे अवबोध स्तर और जो आपका विमर्शपूर्ण स्तर जिसमें आप डिस्कशन करते हैं, ठीक है, वो लेवल है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा दोनों का। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा दोनों का। ये अवबोध स्तर में क्या आएगा, तथ्यात्मक सूचना, संबंध परकता को समझने, अवबोध हेतु, सामान्यकरण के लिए और जीवन में उसके प्रयोग के अभिग्रहण पर आधारित है। नेक्स्ट जो है विमर्शपूर्ण स्तर, उसमें आलोचनात्मक चिंतन होता है, समस्या निवारण होता है, कौशल और सृजनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लेवल वाला। इसमें एक लेवल छोटा है, कौन सा छोटा है? स्मृति वाला, जिसमें चीजें कंठस्थ करने के लिए बोली जाती है। और सबसे ये प्रश्न बनता है कि सबसे निम्न स्तर कौन सा है, तो आपका मेमोरी लेवल जो स्मृति स्तर है जिसमें कंठस्थ करने के लिए बोला जाता है। और सबसे हाई कौन सा है, तो आपका विमर्शपूर्ण स्तर। ठीक है, जो जिसमें आप डिस्कशन करते हैं, वो सबसे उच्च स्तर होता है। ये भी प्रश्न बन चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न है हमारा विमर्श स्तर से। ये टॉपिक देखिए, आप देख रहे हैं ना कैसे आगे बढ़ रहा है ना। तो ये प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण के विमर्श स्तर के विशेषताएं हैं? विमर्श स्तर की विशेषताएं क्या हैं? विद्यार्थी तथ्यों और सूचना को समझने के द्वारा सीखते हैं। विषय को रटने के द्वारा सीखने के अतिरिक्त शिक्षण कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और भी जो विमर्श स्तर के अलावा भी है, यहाँ पे पूछा गया कौन सी विशेषताएं हैं। और ऑप्शन के अनुसार अगर देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं तो दो अन्य होंगे, मतलब 3 अन्य होंगे। ठीक है, 3 अन्य होंगे क्योंकि 5 विकल्प आपके सामने हैं, इसलिए। ओके, तो विद्यार्थी तथ्यों और सूचना को समझने के द्वारा सीखते हैं। विषय को रटने के द्वारा सीखने के अतिरिक्त शिक्षण कुछ नहीं है। समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास, विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं। विद्यार्थी कड़े अनुशासन में रखे जाते हैं, रटने पर जोर दिया जाता है। तो सबसे पहला तो हटा ही दीजिए क्योंकि ये मेमोरी लेवल का है, स्मृति स्तर का है। ई जिसमें है उसको हटा दीजिए, बी वाला हट गया। अब बात की जाए विषय को रटने के द्वारा सीखने के अतिरिक्त, ये भी आपका मेमोरी लेवल का है क्योंकि उसमें रटने की बात की गई है, तो बी जिसमें है वो भी हटा दीजिए। ये वाला हट गया भैया, ए वाला हट गया। आंसर कौन सा आया निकल के, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जब इस तरीके से पढ़ोगे ना, आंसर खुद ब खुद निकल के आएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी, चीजें समझनी होंगी, रटनी भी होंगी, समझने भी होंगी और चर्चा भी करनी होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम प्राइवेट क्लास करेंगे। ओके, समझ में आ गया। सी और डी आपका सही होगा कि विमर्श स्तर के विशेषताएं हैं, समस्या समाधान करने की योग्यता और विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं। ठीक है, चलिए बहुत अधिक बताने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अधिगम के प्राथमिक नियम निम्नलिखित में से कौन से? सीखने के प्राथमिक नियम कौन से हैं? लर्निंग के प्राथमिक प्राइमरी नियम रूल्स क्या हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। 3 ही है मुख्य, इन्हें नोट कर लीजिए। अगर फिर से प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको टिक कर सकते हैं। A, C, E, B ऑप्शन। ठीक है, ये प्राथमिक नियम है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम परिणाम भी लिखा हो सकता है, परिणाम। ठीक है, परिणाम का नियम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये थॉर्नडाइक का रूल है। ये 5 इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और परिणाम का नियम, और जो है गौड़ बताए 5 नियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? समायोजन तब होता है जब हम अपनी दुनिया में घटनाओं का अर्थ निकालने के लिए अपनी विद्यमान रूपरेखाओं का प्रयोग करते हैं। आत्मसात्करण तब होता है जब हमें नवीन स्थिति के प्रत्युत्तर में विद्यमान रूपरेखाओं को अनिवार्यता बदलना होता है। ठीक है,
ये कथन दोनों क्या सही होगा क्या गलत होगा? बी ऑप्शन दोनों ही गलत हैं। ठीक है, समायोजन तब होता है जब हम अपनी दुनिया में घटनाओं का अर्थ निकालने के लिए अपनी विद्यमान रूपरेखाओं का प्रयोग करते हैं। गलत है भैया। समायोजन मतलब मिक्स करना चीजों, मतलब एक दूसरे से चीजें शेयर करना। आत्मसात्करण तब होता है जब हमें नवीन स्थिति के प्रत्युत्तर में विद्यमान रूपरेखाओं को अनिवार्यता बदलना होता है। जब आप जैसे स्वमूल्यांकन करते हैं ना, तो ये भी गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। उत्तम शिक्षण प्राकृतिक औपचारिक होता है। ठीक है, शिक्षण और प्रशिक्षण के मध्य कोई भेद नहीं होता है। भैया क्यों नहीं भेद होता है? शिक्षण जो है शिक्षक सिखाता है, प्रशिक्षण शिक्षण सिखाता है, प्रशिक्षण में सीखते हैं, तो भेद क्यों नहीं होता है? होता है भैया। उत्तम शिक्षण प्राकृतिक औपचारिक होता है। इसमें क्या होगा बताइए? तो यहाँ पे वी ऑप्शन होगा। ये भी दोनों गलत होंगे, क्योंकि प्राकृतिक जो होगा वो अनौपचारिक भी होगा। ठीक है, अनौपचारिक होगा। उत्तम शिक्षण प्राकृतिक अनौपचारिक, उत्तम शिक्षण प्राकृतिक औपचारिक होता है, अनौपचारिक भी होता है। उत्तम शिक्षण प्राकृतिक और औपचारिक नहीं होते हैं। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो विभिन्न शिक्षार्थियों और सीखने की शैलियों की विविधता के लिए विभिन्न तरीकों से अवधारणाओं को समझाने और प्रदर्शित करने में सक्षम है। शिक्षण और प्रशिक्षण के मध्य स्पष्ट भेद होता है कि शिक्षण जो होता है सिखाता है और प्रशिक्षण होता है सीखते हैं। और ये जब उत्तम शिक्षण प्राकृतिक और औपचारिक नहीं होता है, प्राकृतिक मतलब अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक, प्राकृतिक जो होगा वो अनौपचारिक में चला जाएगा। प्राकृतिक मतलब हम अपने परिवार से सीखते हैं, आसपास एनवायरनमेंट से सीखते हैं ना, और शिक्षण, उत्तम शिक्षण जो है वो औपचारिक होगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, किशोरों के सामाजिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? कल्पना का विकास, सामूहिक निष्ठा, नेतृत्व का विकास, स्मृति का विकास, मैत्रीपूर्ण संबंधों में वृद्धि। किशोरों के सामाजिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? BCE होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है भैया, BCE। कैसे? जब सामाजिक अभिलक्षण होंगे, ठीक है, तो उसमें सामूहिक निष्ठा होगी, नेतृत्व का विकास होगा, मैत्रीपूर्ण संबंधों में वृद्धि होगी। राइट, तो ये आपके सही जवाब होंगे। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। सहकर्मी समूह में, समूह प्रभाव में वृद्धि, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, नए सामाजिक समूह, जो आपकी शिक्षा होती है वो व्यवहार में परिवर्तन करती है। मित्रों के चयन में नए मूल्य, सामाजिक स्वीकृति में नए मूल्य, नेताओं के चयन में नए मूल्य, मीडिया का प्रभाव, शरीर के प्रति सचेतता। ठीक है, एक कमेंट मुझे मिला था कि मैम जो है, मैं हाउस वाइफ थी, उन्होंने लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ। तो आप जो है, अगर आपके घर में कोई हेल्प करने वाला है तो आप कर सकती हैं। आप मेहनत करिए थोड़ी सी, कोई बात नहीं है। आप रेस्ट कर करके पढ़ सकती हैं, ज़्यादा देर मत बैठिए। आप जो है थोड़ी देर रेस्ट करिए, फिर आप थोड़ी देर पढ़िए। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकती हैं। ओके, करती हैं बहुत सारी। आप देखते होंगे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कितने लोग आते हैं जो मुझे लगता है बहुत कम टाइम उनका होगा जो है डिलीवरी का, है ना, तो भी वो लोग आते हैं एग्ज़ाम देने। उनका हौसला देखिए, उनका जुनून देखिए। राइट, तो ऐसे लोगों से सीखते हैं हम लोग। चलिए, अधिगम में स्मृति के नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं? अधिगम में अध्यवसाय का नियम, अपर्याप्तता का नियम, संशक्ति का नियम, सहचर्य का नियम, असंगति का नियम। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए ऑप्शन, ACD जो है उसको नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताएं हैं? प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताएं, केवल वही शिक्षण करना जो पाठ्यचर्या में शामिल है, अच्छा संप्रेषण कौशल, दृढ़ शिक्षण उपागम का प्रयोग, विषय का उत्कृष्ट ज्ञान, विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता। क्या होगा सही? कौन कौन प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताएं हैं? ACD,
BDE होगा, यही इसमें कन्फ्यूजन है। केवल लगाया ना इसमें कि केवल वही शिक्षण करना जो पाठ्यचर्या में शामिल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तम और श्रेष्ठ जो शिक्षण होगा, प्रभावी शिक्षण होगा, उसमें अच्छा संप्रेषण कौशल होगा, विषय का उत्कृष्ट ज्ञान होगा, विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता होगी, राइट। दृढ़ शिक्षण उपागम का कोई प्रयोग नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। होम साइंस के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न देखिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अभी इतना बता चुकी हूँ मैं, इतना पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि आप इसमें आप देख सकते हैं कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं कि नहीं है। प्रश्न रिपीट ऐसे नहीं होते हैं साथियों, टॉपिक रिपीट होते हैं। शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है, अभी मैं डिस्कशन करके आई हूँ। तो जो भी साथी बहुत ही सीरियस क्लास देख के आए होंगे वो लोग आंसर देंगे इसका, ठीक है। कौन सा स्तर आएगा जो उच्च कोटि का है? अभी मैंने बताया था निम्न कोटि का, उच्च कोटि का, है ना, जिसमें चिंतन कौशल होता है ना। तो स्मृति स्तर, बोध स्तर, विमर्श स्तर, रचनात्मक स्तर, कौन सा सही होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी बताएंगे, बताते नहीं हो आप लोग, पढ़ना है। अब देखिए मैंने कहा टॉपिक जो है आपका रिपीट होता है। अधिगम के किस स्तर को समन्वयसी अवबोध भी कहा जाता है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर, स्वायत्त विकास स्तर। तो जिसमें समन्वयसी, जिसका अवबोध का समन्वय होता है, अवबोध अंडरस्टैंडिंग का भी प्रयोग होता है, वो आएगा विमर्शी चिंतन स्तर, सी ऑप्शन। देखिए वही टॉपिक रिपीट हो रहा है जो फर्स्ट मैंने पढ़ाया था, है ना। तो इस तरीके से आप क्लियर हो गया ना कि टॉपिक या प्रश्न क्या रिपीट होता है। बस समझने की चीज है, अंडरस्टैंडिंग की चीज है। एक बार समझ लिया तो आपको यही लगेगा कि क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है, इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना, ये चीज है। अब यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अवबोध स्तर और विमर्शी स्तर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अधिगम की विशेषताएं नहीं है? विशेषता नहीं है मतलब विशेषताएं नहीं, मतलब ऑप्शन नहीं है इसमें। तो यहाँ पे व्यवहार में परिवर्तन, सापेक्षता संवहनीय है, अधिगम में आवश्यक रूप में से सुधार अंतर्निहित नहीं होता है, अधिगम में अनुभवों की पुनर्रचना संलग्न होती है, अधिगम सही दिशा में आवश्यक रूप से विकास अंतर्निहित करता है। तो विशेषता नहीं है अधिगम की, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इनको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, स्मरण, समस्या समाधान और निर्णयन सहित विचार प्रक्रिया निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र कहलाता है। ए ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। अकादमिक गतिविधियों को अर्थपूर्ण और उपयोगी मानने और उनमें लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो सीखने की अभिप्रेरणा, ठीक है। सोशियोलॉजी का पेपर है ये। अगला प्रश्न हमारा, असर्शन और रीजन का है। कथन एक है, शिक्षक को कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यार्थी के साथ शक्तिपूर्वक निपटना चाहिए। नहीं भैया, विद्यार्थी शिक्षक की स्वस्थ अन्योन्य क्रिया कक्षा के प्रभावी वातावरण का आधार होता है। तो ये सही होना चाहिए। फिलहाल देखते हैं, बिल्कुल सही है। फर्स्ट असत्य हो गया, सेकंड सत्य हो गया, ठीक है। तो ये देख लीजिए, सख्त रवैया नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक जो है अपना आदेश देता है? समस्या समाधान विद्यार्थी भी कर सकते हैं, परिचर्चा विद्यार्थी भी कर सकते हैं, परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी भी कर सकते हैं, निदर्शन विधि ये विद्यार्थी नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी जो है आपको दिशा निर्देश नहीं दे सकते हैं, शिक्षक को थोड़े गाइड करेंगे। डी ऑप्शन होगा, शिक्षक से संबंधित है ना। अगला प्रश्न देखिए, अब ये टॉपिक आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण की ऑफलाइन विधि है? स्वयं ऑनलाइन है, मुक्स ऑनलाइन है, स्वयं प्रभा ऑनलाइन है, सविमर्श आप जो करेंगे वो ऑफलाइन करेंगे।
ये स्वयं, मोक्ष और स्वयं प्रभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मोक्ष है, मोक्ष का पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। और जो है ये स्वयं जो है ना, स्वयं जो है इसके बारे में पहले नोट डाउन करिए। स्वयं इसे भारत सरकार द्वारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, जो भी क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो साथी नए हैं बिल्कुल ना, उनको समझ में नहीं आएगा, उनको पहली बार में नहीं समझ में आएगा, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जोन एग्जाम के लिए भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे, जिनको करना होगी फिर वो हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी एग्जाम होने के बाद। ठीक है, स्वयं इसे भारत सरकार द्वारा 2015 में मूक्स के माध्यम से, स्वयं जो है मूक्स के माध्यम से चलाया गया था। ऑनलाइन एवं रिकॉर्डिंग टीचिंग मेथड है जो शिक्षा में पहुंच, समता एवं गुणवत्ता तीनों को संपूर्ण करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये 3 पर आधारित था। पहुंच, प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और गुणवत्ता होनी चाहिए। ये भी प्रश्न बन चुका है तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। 2015 में किसके द्वारा? मूक्स के द्वारा। मूक्स क्या है? मूक्स है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो अधिगमकर्ता को कभी भी कहीं भी मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है, कहीं कभी भी कहीं भी, याद रखिएगा। स्वयं प्रभा क्या है? 22 DTH शैक्षिक चैनलों का समूह है जो 24 घंटे 7 दिन कार्य करता है। इसका प्रसारण जो होता है GSAT 15 सैटेलाइट से होता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, GSAT 13 लिखा था ऑप्शन में। ठीक है, कथन पूछा गया था ना असर्शन वाला, तो उसमें गलत हो जाता, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर से आ गया है मूक्स का प्रश्न, देखिए रिपीट होता है इस तरीके से। मूक्स के 4 चतुर्थांश प्रारूप में निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच अन्योन्य क्रिया को सुगम बनाता है? देखिए क्या यहाँ पे परिचर्चा मंच होना चाहिए, देखते हैं, बिल्कुल सही, सुगम बना देता है परिचर्चा मंच। ठीक है, वैसे तो वीडियो भी है और पाठ्य सामग्री भी है, क्विज भी है और परिचर्चा भी है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, स्वयं प्रभा से प्रश्न आ चुका है। स्वयं प्रभा चैनल कहाँ के VISAG से योजित अपलिंक्ड है? औरंगाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, गांधीनगर। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, मैंने आपको शायद पढ़ा चुकी हूँ, मैं ना पढ़ा चुकी हूँ, कल की क्लास में पढ़ाया था, उसमें लिखा था हैदराबाद, तो ये गांधीनगर होगा, C ऑप्शन होगा। ठीक है, और कौन कौन विशाग या गांधीनगर से अपलिंक्ड है? ठीक है, और GST 15 और 34 DTH चैनलों का एक समूह है, उसमें गलत लिखा था, 22 लिखे थे। NPTEL, IITS, UGC, IGNOU, NCERT और NIOS, ये नोट डाउन कर लेना, ये पूछा जा सकता है, 100% जो है आने के चांस हैं, ये इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, इसका रिवीजन करते रहना। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं ना। स्वयं प्रभा शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, DTH चैनल स्वयं प्रभा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए INSET 13 उपग्रह का उपयोग कर रहे हैं। क्या अभी पढ़ा है ना आप लोगों ने? आंसर दे सकते हैं ना। देखिए प्रश्न रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब समझदार के लिए, आप छोटे बच्चे थोड़े हैं कोई लोग कि ये कहा जाए नहीं प्रश्न नहीं रिपीट होते हैं, प्रश्न ऐसे ही इन्हीं को कहा जाता है कि प्रश्न रिपीट होते हैं, है ना, इनको हम टॉपिक कहते हैं या प्रश्न कह लीजिए। तो देखिए पहला तो सत्य हो जाएगा, लेकिन ये 13 नहीं है 15 है, ये 30 नहीं है 15 है। ठीक है, खुशी होती है पढ़ाते हुए ऐसे देख के प्रश्न, और ये दिखाते हुए बच्चों को कि हाँ देखो भाई रिपीट होते हैं, इस तरीके से। स्वयं प्रभा शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, DTH चैनल स्वयं प्रभा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए INSET 15 उपग्रह का उपयोग कर रहे हैं। ये अभी हम देख के आए, यहाँ पे देखिए, है ना 34, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला प्रश्न है, देखिए, मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है, मतलब फीडबैक देता है, तो V ऑप्शन, रचनात्मक मूल्यांकन जिसमें सुधार भी होता है,
ये भी स्थानन मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन जो है इसको ही निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। तो वी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। इसमें सुधार हो सकता है, सुधार हेतु शिक्षण। ये देख सकते हो, मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्राप्ति में सुधार हेतु शिक्षण और अधिगम दोनों प्रक्रिया को संवर्धित करता है। इसमें क्विज होते हैं, टेस्ट होते हैं, मतलब एवरीडे या वीकली, ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है। और जो आपका नैदानिक होता है, ये आपका लास्ट में जो पूरा पेपर हो जाता है, लास्ट में जब आपका रिजल्ट आता है। संकलनात्मक और स्थानन, इन चारों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आप सभी को पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन भी साथियों को स्पेशल क्लास करनी है आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको हमारी जो पहले 400 से ज़्यादा PDF फ्री में पढ़ी हैं वो आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये हिमालयन हिंदी एकेडमी, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी साथी जो है जुड़ रहे हैं अभी, और लगभग 773 लोग जुड़ चुके हैं अभी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, निरंतर जुड़ रहे हैं लोग। देखिए निरंतर जुड़ रहे हैं, देखिए ये जो बीच बीच में गैप दिख रहा है, ये लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, ये लोग जुड़ रहे हैं। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। और PDF यहाँ पे आपको दिख जाएगी। मैं थोड़ा सा बड़ा इसको करती हूँ, फिर दिखा देती हूँ। ये आप देखेंगे PDF कहाँ पे मिलेगी, तो PDF फाइल्स आपको ये मिलेंगी, ये आपको PDF फाइल्स मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये PDF हैं। ये जो ब्लू कलर के, ये मेरे अपने जो मैंने क्रिएट किए थे नोट्स, वो हैं। और ये PDF आपको मिलेंगी यहाँ पे, बहुत सारी PDF। कितनी PDF है? 526 PDF है। तो फ्री में पढ़ सकते हो आप चाहो तो। और अगर आप कर सकते हो, बहुत सारे साथी हैं जो कर सकते हैं, फ्री में भी अपना तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहते हैं असफलता की, तो आप जो है स्पेशल क्लास करेंगे। जो भी साथी बोल चुके हैं स्पेशल क्लास के लिए, तो मैंने उन्हीं के लिए जो है स्टार्ट की है, ठीक है। मेरे माध्यम से अगर किसी का भला हो जाए, जीवन संवर जाए, है ना। बहुत सारे साथी होंगे जो हो सकता है आगे ऐसा हो जाता है समय में कि हम नहीं कर पाते हैं, फिर, है ना, ऐसा समय आ जाता है। तो ऐसा समय ना आए, उससे पहले हम खुद को संभाल लें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है क्लास पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इस तरह की क्लास कैसी लगी, अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, या फिर मैं अपने मन से लेकर आऊँगी, ठीक है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।